हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सरिता यादव एंड यू आर वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल वी मेक फ्यूचर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर अपनी साइकोलॉजी का। आज हम सीरीज शुरू करने वाले हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का, जिसमें पहला चैप्टर हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। और हम साइकोलॉजी को शुरू करते हैं उस टाइम से जब पहली बार साइकोलॉजी को किसी ने कॉइन किया था, पहली बार साइकोलॉजी को किसी ने यूज किया था और हमें पता चला था कि साइकोलॉजी भी कुछ चीज़ होती है। वहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो हमारे पास मन प्लस विज्ञान बनता है, जो विसर्ग संधि होती है। मनोविज्ञान को देखकर ये मत समझना कि ये मन का विज्ञान है, ये इसकी सही डेफिनेशन नहीं है। तो क्या है इसकी सही डेफिनेशन? चलते हैं इसके इंग्लिश वर्जन पर। साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी टू टर्म्स से मिलके बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब यहाँ पर लिया है इन्होंने सोल, और लोगोस जिसका सीधा सीधा मतलब लैंग्वेज से, जिसका सीधा सीधा मतलब स्टडी से है, स्टडी। सो लिटरल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। और देखिए हमारे पास ये जो दो टर्म है साइकी प्लस लोगोस, ये हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज के हैं, ग्रीक लैंग्वेज के हैं। और अगर हम बात करें बेसिक्स की कि साइकोलॉजी शुरू से कहाँ से शुरुआत हुई, तो हमारे पास एक फिलोसफर थे मार्लो मरूलिक। मार्लो मरूलिक हमारे पास सबसे पहले वो आदमी थे जिन्होंने साइकोलॉजी को यूज किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या बुक लिखी थी? ये इनकी बुक है, साइकोलॉजिया डी रसेना एनीमिया ह्यूमेनिया। इन्होंने ये बुक लिखी थी और इसमें साइकोलॉजी को यूज किया था। लेकिन मार्लो मरूलिक ने जब साइकोलॉजी को यूज किया था तो वो फेमस नहीं हुई थी। तो फेमस कब हुई? ये फेमस हुई मार्लो मरूलिक के भी 66 ईयर्स के बाद। एक जर्मन फिलोसफर आते हैं रुडोल्फ गोकुल, जिनमें हम गोकल यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन जब हम जर्मन में इनका नाम पढ़ते हैं तो ये गोकलिनस लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, क्योंकि जर्मन इनका वर्जन ये है और इंग्लिश वर्जन ये है। रुडोल्फ गोकल ने मार्लो मरूलिक के 66 ईयर्स के बाद साइकोलॉजी को कॉइन किया था और इन्होंने एक बुक लिखी थी। किसने? रुडोल्फ गोकल ने एक बुक लिखी थी, साइकोलॉजिया होकेस्टा डी होमेनिया परफेक्शना एनीमिया इट इन प्रीमिस और टू हंजस। और ये बुक इन्होंने लिखी थी 1590 में। तो हमारे पास एक बार की फिगर एक आ चुका है, नोट कर लीजिए। साइकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय रुडोल्फ गोकुल इन 1590। और बुक लिखना चाहते हैं तो ये बुक आपके पास है, और मैं इन सबको इरेज करके एक बार लिख ही देती हूँ। बोर्ड इज ऑल्सो मूविंग, ओके। इन 1590 साइकोलॉजी वाज coined by रुडोल्फ गोकुल। रुडोल्फ गोकुल ने साइकोलॉजी को कोइन किया था, ये टर्म बन गया था साइकोलॉजी, तब से हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साइकोलॉजी का हमने मीनिंग देख लिया है। सबसे पहले इसका जो मीनिंग निकल कर आया था वो हमारे पास था लिटरल मीनिंग, स्टडी ऑफ सोल। बोर्ड छोटा पड़ जाता है थोड़ा। 16th सेंचुरी में आते हैं तो हमारे पास जो डेफिनेशन आई थी स्टडी ऑफ सोल, जो हमने लिटरल मीनिंग साइकोलॉजी का देखा था, यही डेफिनेशन हमारी बन गई थी 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी को बोला जाता था आत्मा का विज्ञान। हिंदी वाले बच्चे ट्रांसलेशन कर सकते हैं यहाँ से। आत्मा का विज्ञान 16th सेंचुरी में बोला जाता था। और बोला किस किसने था आत्मा का विज्ञान? यहाँ पर हमारे पास थे प्लेटो फिलोसफर, एरिस्टोटल एंड वन मोर फ्रेंच राइटर रेने डेस्कार्टे। ये फ्रेंच थे, लिखना चाहो तो लिख लीजिए। और
ये जो एरिस्टोटल थे इनके गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे हमारे पास सुकरात, जिन्हें सोक्रेट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इनके गुरु, ये इनके गुरु। वैसे हमारे पास सुकरात का कोई काम है नहीं, मैंने आपको एक जर्नल वेव दिया है, इनकी एक सीरीज बनाई है। हमारे पास जो अर्ली फिलोसफर्स थे वो थे प्लेटो, एरिस्टोटल, रेने डेस्कार्टेस, जिन्होंने 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी को बोला था स्टडी ऑफ सोल। अब हमारे पास जो रेने डेस्कार्टे हैं, फ्रेंच फिलोसफर हैं, इन्होंने एक फिलोसफी दी थी, और इनकी फिलोसफी को भी मैं यहाँ पर फ्रेंच में ही लिख रही हूँ। इन्होंने फिलोसफी दी थी कोगिटो इर्गो सम। कोगिटो इर्गो सम, इसका इंग्लिश मीनिंग है आई थिंक देयरफॉर आई एम। देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में बच्चों को पता होगा रेने डेस्कार्टे की ये फिलोसफी आती है, कोगिटो इर्गो सम आई थिंक देयरफॉर आई एम। बस 16th सेंचुरी में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है कि 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी को क्या बोला जाता था, स्टडी ऑफ सोल बोला जाता था। किस किस ने बोला, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड रेने डेस्कार्टे ने बोला। थे तो और भी, लेकिन हमारे पास ये जो तीन थे ये की फिगर थे। तो 16th सेंचुरी में बस इतना ही। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में। देखो आपको सेंचुरीज में घुमाया जा रहा है विदाउट एनी टाइम मशीन। चलते हैं 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में साइकोलॉजी को बोला गया था स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड हिंदी वाले बच्चों के लिए है मन का विज्ञान, ठीक है। और इसको बोला किसने था, स्टडी ऑफ माइंड बोलने वाला कौन था, स्टडी ऑफ माइंड बोलने वाले थे सबसे पहले हमारे पर आएंगे पोम्पोलॉजी, देन थॉमस रीड एंड वन मोर जॉन लॉक। ये जो हमारे पोम्पोलॉजी थे ये इटली से थे, इटालियन थे, इटालियन फिलोसफर थे। इन्होंने बोला था इन्होंने बोला था स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी को, मन का विज्ञान। और बोलने वाले कौन कौन थे, पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड एंड जॉन लॉक्स। अब यहाँ पर जॉन लॉक हमारे लिए इम्पोर्टेंट राइटर हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक वर्क लिखा था जिसमें इनकी एक कॉन्सेप्ट आई थी, और उस कॉन्सेप्ट से सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, तो वो ज़रूरी हो गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जॉन लॉक ने 1689 में एक वर्क लिखा था ये इनका वर्क था, जैसा कि 69 में जॉन लॉक ने एक फुल लेंथ वर्क लिखा था एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और इस बुक में इन्होंने एक फिलोसफी दी थी, वो थी टाबुला रासा। टाबुला रासा जिसका मीनिंग है ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आया था सीटेट में, और सीटेट में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। टाबुला रासा का मीनिंग पूछा था आपसे, इनका प्रोपोनेंट भी पूछ सकते हैं, बुक भी पूछ सकते हैं, एग्जाम है कहीं से कुछ भी आ सकता है, सो बी प्रिपेयर। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जॉन लॉक्स ने लिखा था, 1689 में लिखा था। इस वर्क में, इस बुक में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक फिलोसफी दी थी, वो थी टाबुला रासा, और जिसका मतलब है ब्लैंक स्लेट, एक खाली स्लेट जिसको बोल सकते हैं आप। जैसे अपना एक हिंदी सॉन्ग है ना, कोरा कागज था मन मेरा, उस तरह से बिल्कुल कोरा होता है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल क्लीन होता है। यहाँ पर हमारे पास यही तीन राइटर मेन है, ज़्यादा मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करवा रही हूँ। सो 17th सेंचुरी में साइकोलॉजी को बोला जाता था स्टडी ऑफ माइंड, मन का विज्ञान। बोला किसने था, पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड एंड जॉन लॉक्स ने। और ये जो पोम्पोलॉजी थे ये हमारे इटली से थे, इटालियन थे फिलोसफर। और 1689 में जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और उसमें उन्होंने हमें टाबुला रासा की थ्योरी दी थी जिसका मीनिंग होता है ब्लैंक स्लेट। और 17th सेंचुरी में हमारे लिए यही राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं, बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेंचुरी में। नेक्स्ट सेंचुरी आएगी हमारे पास, ये भाई मार्लो मरूलिक की बुक भी मिट गई है, चलिए
18th सेंचुरी। अब देखो भाई, आप लोग स्टूडेंट हो, आप आई होप आपको सेंचुरीज रीड करना आती होंगी। सेंचुरीज को कैसे रीड किया जाता है, जैसे अब हम बात करें 18th सेंचुरी की, तो 18th सेंचुरी में कहाँ से कहाँ तक का टाइम पीरियड आएगा। अगर आपको नहीं बताया तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। 18th सेंचुरी जो है हमारी, वो 1800 पर दी एंड हो जाता है इसका। तो शुरुआत कहाँ से हुई, 1701 से शुरू हुई, ये बन गई हमारे पास 18th सेंचुरी। ऐसे ही अगर हम 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो 1900 पे एंड हो जाएगा, तो शुरू कहाँ से हुई, 1801 से। इस तरह से हम सेंचुरीज को रीड करते हैं। और ये सेंचुरीज तो भाई हिस्ट्री में काफ़ी आती हैं, मुझे भी वहीं से पढ़ना आया था सेंचुरीज को। ठीक है, 18th सेंचुरी में अब हम आ गए हैं। 18th सेंचुरी में मनोविज्ञान नहीं बोलेंगे, साइकोलॉजी को बोला जाने लगा। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान, हिंदी वाले बच्चों के लिए। और इन्होंने स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी को बोला किसने था, बोलने वाले थे यहाँ पर हमारे पास विलियम वुंट एंड विलियम जेम्स। अब तो लग रहा है कि हाँ भाई साइकोलॉजी के नाम आए हैं हमारे पास। अब देखिए भाई, ये विलियम वुंट जो है हमारे, इन्होंने 1879 में जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब ओपन की थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। इन 1879 विलियम वुंट ओपनड फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहीं से हमारे विलियम वुंट थे, वो बन गए थे रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी, रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये दोनों ही पॉइंट नोट कर लेना विलियम वुंट के। इसके बाद हमारे पास आते हैं विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स की 1890 में एक बुक आती है। 1890 में विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये लिखी थी विलियम जेम्स ने। और यहाँ से विलियम जेम्स हमारे बन गए थे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। एक काम करती हूँ मैं, आपको सारे के सारे फादर्स अभी करवा ही देती हूँ। ओके, इसको नोट कर लो एक बार। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, एक्चुअली ये प्रोफेसर थे उस यूनिवर्सिटी में, और वहीं पर इन्होंने फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी ओपन की थी। आप देखिए, जो हमने पढ़ा था 16th सेंचुरी में पढ़ा था एरिस्टोटल को माना जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। सारे ही फादर एक बार लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। फादर ऑफ साइकोलॉजी एरिस्टोटल। देन हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर है हमारे पास विलियम जेम्स। देन फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी, रियल साइकोलॉजी के फादर है हमारे पास विलियम वुंट। देन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी लिख लीजिए, पीछे जा चुका है, बिहेवियरिज्म के थे वाटसन। ये कुछ पॉइंट हैं, की पॉइंट नोट कर लीजिए, एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी 18th सेंचुरी खत्म होती है। 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी को बोला जाता था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और बोला किसने था, विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने बोला था। देन हमारे पास कुछ फादर्स हैं, ये फादर्स ही मदर्स नहीं है, वाओ। फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता था एरिस्टोटल को, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स को, फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी विलियम वुंट को, एंड फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोला जाता था वाटसन को। यहाँ पर हमारी 18th सेंचुरी खत्म होती है। जितनी भी हमारे पास डेफिनेशंस आई हैं, 16th सेंचुरी में बोला जाने लगा था कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल। तो लोगों ने, जो क्रिटिक्स आए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आप साइकोलॉजी को कैसे बोल सकते हो दिस इज स्टडी ऑफ सोल।
नहीं है, हम तो सोल को देख ही नहीं सकते, हम स्टडी कैसे करेंगे, वो डेफिनेशन रिजेक्ट हो गई। दैन उसके बाद 17वीं सेंचुरी में आए पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड, उन्होंने बोला कि चलो भाई वो नहीं थी डेफिनेशन, हम बनाते हैं डेफिनेशन। उन्होंने बनाया कि स्टडी ऑफ माइंड, ऐसे ऐसे कर उन्होंने बोला स्टडी ऑफ माइंड। लेकिन जो क्रिटिक्स आए उन्होंने बोला कि भाई माइंड को भी तो तुम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो कि अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, कॉन्शियस माइंड है, तो हमारा माइंड भी तो पार्ट्स में बटा हुआ है, तो इसकी स्टडी भी हम नहीं कर सकते, माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट कर दी थी। देन आई थी हमारे पास 18वीं सेंचुरी। 18वीं सेंचुरी में विलियम वोंट आए थे और विलियम जेम्स आए थे, जिन्होंने साइकोलॉजी को बोला था कि चेतना का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान कैंसिल हो गया, मन का विज्ञान कैंसिल हो गया, अब चेतना का विज्ञान आ गया। लेकिन जो आगे आने वाले हैं वो इनको भी रिजेक्ट करेंगे। आगे कौन आए, बिहेवियरिस्ट आए, और इन्होंने बोला कि भाई कॉन्शियसनेस, हमारे माइंड में सिर्फ क्या कॉन्शियसनेस ही है, अनकॉन्शियसनेस भी है, सबकॉन्शियसनेस भी है, तो इसकी भी स्टडी रिजेक्ट हो गई थी। तो हम आते हैं अपनी 19वीं सेंचुरी में, और 19वीं सेंचुरी में हमें मोस्ट करेक्ट डेफिनेशन मिली साइकोलॉजी की, जो हमारी अब तक चलती आ रही है। और 19वीं सेंचुरी में क्या बोला जाने लगा था, स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान निकल कर सामने आया। और इस डेफिनेशन को सबने मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि हमारे व्यवहार में सब कुछ आता है, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी चेतना, सब इसके अंदर आते हैं। तो सब लोग राजी हो गए कि भाई ठीक है, ये हमारी करेक्ट डेफिनेशन है, आज से साइकोलॉजी को ऐसे ही पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ बिहेवियर पढ़ेंगे। अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, ये बिहेवियर है, मैं बिहेवियर कभी कभी ऐसे भी लिखूंगी, तो आप ये मत सोच लेना कि मैडम ये क्या है, अभी तो आपने ऐसे लिखा, अभी आपने ऐसे लिखा, स्पेलिंग ही गलत कर दी। तो ये जो है ये अमेरिकन इंग्लिश है हमारे पास, ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, और ये बाकी जगह यूज़ किया जाता है लाइक इन अवर इंडिया, ठीक है। ये अमेरिकन है, थोड़े स्मार्ट बनते हैं, ये विदाउट यू के भी काम चला लेते हैं अपना। तो ये दोनों ही स्पेलिंग्स ठीक है, कहीं पर अगर मैं यू लगाऊं और कहीं पर ना लगाऊं तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला जाने लगा था, 19वीं सेंचुरी में बोला जाने लगा था। और देखिए बिहेवियर जहाँ पर आ गया वाटसन को तो आना ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है ही वाटसन। तो यहाँ पर इन्होंने बोला था, स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला था वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, वर्दाइमर, पावलोव, कोफका, बहुत सारे आ जाते हैं इसमें, मोस्टली आ ही जाते हैं सारे ही। फिर 20वीं सेंचुरी में तो इनकी थीरीज एक्सपेंड होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मेन आ चुके हैं। इन्होंने बोला था स्टडी ऑफ बिहेवियर, और यहाँ से वाटसन हमारे पास निकल कर आ गए हैं फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म वाटसन, ठीक है। और 19वीं सेंचुरी में और क्या हुआ था, 19वीं सेंचुरी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी दी थी, किसने दी थी, सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड ने दी थी कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी। अब देखो इन्होंने जब सिगमंड फ्रॉइड ने हमें ड्रीम्स के बारे में बताया, हमें ईड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बताया, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर के बारे में बताया, तो वहाँ जाकर ये चीज़ आपको काम आएंगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब वहाँ पर उन्होंने केस स्टडी की थी। तो इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दी थी एंजाइटी की, जो आज के यूथ में बहुत ही पॉपुलर सी हो गई है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। 19वीं सेंचुरी में हमारे पास इतना ही है, कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। और एक अगर पॉइंट हम ले तो यहाँ पर आ सकता है क्या, हाँ, जी स्टेनले हॉल। जी स्टेनले हॉल वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पीएचडी की थी साइकोलॉजी में। इससे पहले साइकोलॉजी का टॉपिक नहीं मिलता था किसी को भी पीएचडी करने के लिए। जी स्टेनले हॉल ने फर्स्ट पीएचडी अवार्ड की थी साइकोलॉजी में, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में हमारे पास इतना ही है। और अब आते हैं हम 20वीं सेंचुरी में। 20वीं सेंचुरी में क्या होता है, कुछ खास नहीं होता है हमारे पास। डेफिनेशन तो यही रहती है साइकोलॉजी की 19वीं सेंचुरी वाली, स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला जाता था यहाँ पर भी, क्योंकि सबने मान लिया था कि हाँ जी ये डेफिनेशन ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ये जो सारे बिहेवियरिस्ट आए थे उनकी थीरीज एक्सपेंड हो गई थी, लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग आ गई थी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी आ गई थी, गेस्टाल्ट थ्योरी आ गई थी, बिहेवियरिज्म आ गया था,
सब लोगों ने अपनी अपनी थीरीज़ देना शुरू कर दी थी, थीरीज़ को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर 1900 में हमारे पास आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और ड्रीम्स के बारे में एक ही आदमी काम कर सकता है और वह है हमारे सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड की बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स आ चुकी थी 1900 में। ठीक है, 1904 में हमारे पास इवान पावलाव को नोबल मिल गया था, नोबल अवार्ड हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बंडूरा की बोबोडोल आ गई थी। और 20th सेंचुरी में बस इतना ही काफ़ी है। जो मैंने करवाया है वो इनफ है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe my channel, and till my next video, stay happy and stay healthy. Thank you.